हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 56 ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी करवा दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ओशियन फिज़िक्स के प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रत्येक वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखिए। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आज हम बात सिर्फ कैपेसिटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव का करेंगे। आप मुझ पर विश्वास रखो कि जो ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा रहे हैं वो बिहार बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल ही नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वोल्ट, और ये वोल्ट विभव का, विभवांतर का, ईएमएफ का, तीनों का ऐसे ही मात्रक है। किनका किनका मैंने बोला, विभव का, विभवांतर का और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीनों का ऐसे ही मात्रक है। तो ये तो कैपेसिटेंस की मात्रक नहीं हुई। तो ये डिस्क्राइब हमने कर दिया कि अगर एग्ज़ाम में आपको विभव की, विभवांतर की या फिर ईएमएफ की ऐसे मात्रक पूछी जाती है तो आप वोल्ट लगा के आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, बल का मात्रक, प्रणोद का मात्रक, भार का मात्रक, इन तीनों राशि का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी फैराड, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, लेकिन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का ऐसा ही यूनिट भी है। अतः आपको ये याद रखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड, 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलम ऑलरेडी आप जानते हो। और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक फैराड होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे ही मात्रक हैं। हमने प्रत्येक ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती है। एयर में गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो आपको कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन निकला था, C इक्वल टू गोलीय चालक की धारिता बराबर सूत्र था 4πε0 इंटू R, वेयर 4πε0 इज अ कॉन्स्टेंट। इसलिए आप कहोगे कि C समानुपाती कैपेसिटेंस समानुपाती किसका है, यहाँ पर रेडियस का। रेडियस अगर इंक्रीज कराओगे तो कैपेसिटी जो है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की इनकी इंक्रीज करेगी। अर्थात यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारिता किसकी समानुपाती होगी, तो आंसर आपको बी हो जाएगा। धारिता जो है गोलीय चालक की वो त्रिज्या का समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता, अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की सेपरेशन को बढ़ा रहा है तो कैपेसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो ये 3 बात पर डिपेंड करती है। पहला, कैपेसिटेंस जो होती है दोनों प्लेट के आइडेंटिकल एरिया का समानुपाती होता है। दूसरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन का इन्वर्सली अर्थात तो उल्टा समानुपाती होती है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दोनों आइडेंटिकल प्लेट के बीच डाले गए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप परावैद्युत पदार्थ बोलते हो, उनके रिलेटिव परमिटिविटी का समानुपाती होता है। जहाँ कैपेसिटी समानुपाती है
वहाँ LHS बढ़ेगी तो RHS भी बढ़ेगी, और जहाँ कैपेसिटी उल्टा समानुपाती है वहाँ LHS के बढ़ने से RHS घटेगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बीच की सेपरेशन या अर्थात D को बढ़ा दी जाए तो कैपेसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर कौन सही होगा इनका, आंसर इनका बी सही होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की सेपरेशन इंक्रीज करने से कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। अब यहीं से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कह दिया जाए एग्ज़ाम में कि पैरेलल प्लेट की एरिया को इंक्रीज कर दी जाए, आइडेंटिकल एरिया को इंक्रीज कर दी जाए तो कैपेसिटी क्या होगी, तो कैपेसिटी तब इंक्रीज करेगी। फिर हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि पैरेलल प्लेट के बीच हाई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को पुट कर दी जाए तो कैपेसिटी क्या होगी, अर्थात एप्सिलॉन आर को आपने हाई कर दिया, बढ़ाया है, तो कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिखने को मिलेगा और आप इन तीनों कंडीशन के आधार पर कैपेसिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी यह आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो रटने से तो कुछ होगा नहीं, आपको ये तीनों फैक्ट याद रहना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आइडेंटिकल एरिया का समानुपाती, बीच के सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा समानुपाती, और दोनों प्लेट के बीच भरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी का सीधा समानुपाती होता है। चलिए, तो तीन बातों पर कैपेसिटी डिपेंड किया, यहाँ पे निर्भर किया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पहले तो हवा था, हवा के जगह पर क्या रख दिया, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबस्टेंस को फिल कर दिया, तो बताइए कैपेसिटी क्या होगा। तो ऑब्वियसली अभी तो आपको बताया था इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न कैपेसिटी वाले 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा तो उन पर आवेश क्या होगा। तो सीरीज में जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जोड़ोगे और इनको बैटरी से कनेक्ट करिएगा तो बैटरी से जो चार्ज निकलती है इनको एक ही पाथ होती है, इसीलिए चार्ज कभी इस पर बदलता नहीं है, इसलिए इस पर चार्ज कभी बदलता नहीं है। प्रत्येक प्लेट को सीरीज में चार्ज समान मिलता है, किंतु प्लेट का टर्मिनल सबका अलग अलग है, इसीलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस असमान होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यदि कैपेसिटर सीरीज में हो तो उन पर चार्ज समान होगा, किंतु पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 कैपेसिटर जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, हमें 8 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है, तो हम इनको कैसे जोड़ें, किस क्रम में जोड़ें कि हमें 8 माइक्रोफैराड प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटर उल्टा जुड़ता है और समांतर क्रम में कैपेसिटर डायरेक्ट जुड़ता है। तो अगर मेरे पास 4 कैपेसिटर है और प्रत्येक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, तो ऑब्वियसली इनको आप पैरेलल में जोड़ दोगे। ऑब्वियसली इनको आप समझ रहे होंगे कि पैरेलल में ही जोड़ेंगे तब तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो चारों 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो ये डायरेक्ट आपका उड़ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हो गया आपको 8 माइक्रोफैराड। किस क्रम में जोड़ने से, आप इसे पैरेलल में जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पट्टी के बीच में अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर कैपेसिटी बताइए क्या होगा। तो आप ही सोचिए, अवरक रख दिया तो अवरक का एप्सिलॉन आर कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को पुट किया है, यानी इनको इंक्रीज किया। और आप पहले से जानते हो कि सी जो होता है एप्सिलॉन आर का समानुपाती होता है। तो अगर आप RHS को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि LHS इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटी तो इंक्रीज ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किसी सबस्टांस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है? तो एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, एयर का एप्सिलॉन आर 1 होता है, और किसी कंडक्टिंग बॉडी जैसे कि धातुई प्लेट का इन्फिनाइट होता है एप्सिलॉन आर। तो इनके बीच में ही है, एक से ज़्यादा अनंत से कम, एक से ज़्यादा अनंत से कम। तो किसी पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा किससे अधिक होगा? तो एक से तो अधिक होगा, क्योंकि एक से शुरू होता है और एक से लेकर कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट तक। एयर का एप्सिलॉन आर 1 होता है और मेटल का एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट होता है। तो आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 1 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में होता है। तो किससे अधिक होता है? तो 1 से अधिक होता है, किंतु इन्फिनाइट से कम होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इन्फिनाइट से एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा कम और 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है, उनमें प्रत्येक की कैपेसिटी C है, सीरीज में जोड़ दिया। तो अभी तो आपको पता है कि सीरीज में उल्टे जुड़ते हैं, तो उल्टे अगर आप उनको जोड़ोगे तो आप ट्रिकी मेथड अपनाओ। ट्रिकी मेथड में क्या करोगे कि जब 3 हैं आपके पास और आपको पढ़ाया गया था कि C सीरीज में ट्रिक होता है जब समान C1 C2 C3 सब समान है, तो ट्रिक होता है आपको N/1/CS बराबर N/C होता था, और जब हम CS निकालते थे तो कितना आता था? C/N। तो सब तो C है, N की संख्या कितनी है, कितने लगाए हैं? N 3 कैपेसिटर। तो N की जगह आप 3 पुट कर दो, N की जगह आप क्या कर दो? 3 पुट करो। तो जब यहाँ N की जगह 3 पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा C/3, C/3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कौन सी राशि पैरेलल क्रम सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है समान रहती है? तो अभी हमने बताया था कि सीरीज में अगर कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो चार्ज समान रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहती है। तो अगर पैरेलल में जोड़ेंगे कैपेसिटर को तो पैरेलल में जोड़ने पर चार्ज डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर समान होगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसे भी क्लियर आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। 64 समरूप बूंद यानी छोटे छोटे 64 समरूप बूंद है। समरूप मतलब एक समान बूंदें हैं जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, अर्थात स्मॉल c का वैल्यू आपको गिवन है 5 माइक्रोफैराड। और आगे कहा जा रहा है इन छोटे छोटे बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाए गए, तो बड़े बूंद की कैपेसिटी बताइए। तो ध्यान रहे, हम आपको सवाल में करवाया था बार बार ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो बड़े बूंद का ना कैपेसिटी मांग रहा है, तो बड़े बूंद की कैपेसिटी बराबर सूत्र होता है, बड़े बूंद की कैपेसिटी बराबर सूत्र होता है n जो गिवन हो उनका आप घनमूल निकाल लो। n जो आपको गिवन है उनका क्या निकाल लीजिए? घनमूल, और उसे आप गुना कर दीजिए स्मॉल c, छोटे छोटे जो भी आपको दिए हुए बूंद हैं उनकी कैपेसिटी से। तो n कितना गिवन है? n गिवन है आपको 64। तो 64 का जब घनमूल करिएगा तो आपको आएंगे 4 आ जाएगा। 64 का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 निकलेगा। मल्टीपल c का मान दिया है 5, तो 5 चौका 20 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। 20 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ध्रुवन का परिमाण डिपेंड करती है, ध्रुवन की परिमाण डिपेंड करती है। ध्यान रहे, जब कभी ध्रुवन होता है तो ध्रुवन के तुरंत वहाँ पर डायपोल पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, जो जिस पर हमारा ध्रुवन डिपेंड कर, उनकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी। पोलराइजेशन की मैग्नीट्यूड डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी तथा हीट एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है, अर्थात इनका आंसर A और B दोनों होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में है
कि डाइलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक पावर का प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट से मिलती है, यानी dV बटा dx से मिल जाता है। तब V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। इसे अगर आप थोड़ा इस प्रकार लिखे, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स भी तो आप लिख सकते हो। तो आंसर आ गया वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसे कैसे याद रखें, परावैद्युत सामर्थ्य अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, परावैद्युत सामर्थ्य अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मात्रक ही होता है। चलो फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक कैपेसिटर 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया, तो एनर्जी बताइए। तो एनर्जी, कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फार्मूला U बराबर 1/2 CV² होता है। अब आप यहाँ पे C का वैल्यू पुट कर दो, गिवन है 50 माइक्रोफैराड। तो 50 माइक्रोफैराड का मतलब हुआ कि 50, अब मल्टीपल कर दो इसको 10⁻⁴ कितना से, -6 से, और गुना V²। तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 10 × 10 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि 100 हो जाएंगे। अब यहाँ 2 घटा दो, तो 2 घटा दोगे तो फाइनली कितना आएंगे, 1/2 मल्टीपल 5, और 5, एक शून्य यहाँ से घट गया, एक शून्य तो यहाँ से घटेगा, और 2 शून्य यहाँ से गया, तो 3 घट जाएंगे। तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -3। और 2 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ आंसर आएंगे। कितना आएंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ जूल आंसर आना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कहा जा रहा है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच यूनिट वॉल्यूम में संचित ऊर्जा बताइए। तो यूनिट वॉल्यूम में संचित ऊर्जा अर्थात एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का तो सूत्र ही होता है 1/2 ε0 E²। इसे याद रखेंगे, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। यानी तो आप इनको ये भी कह सकते हो कि यूनिट कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्ज को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शुष्क वायु का समान दाब पर डाइलेक्ट्रिक पावर स्ट्रेंथ कितना होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट अपॉन मीटर होता है। किसका, ये नॉर्मल प्रेशर पर वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻⁶ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर सीरीज में है। तो 2 कैपेसिटर को सबसे पहले आप सीरीज में जोड़ दीजिए, इनका वैल्यू 2 हो गया, इनका वैल्यू 4 माइक्रोफैराड हो गया। इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट करना है। इस बैटरी की वैल्यू देना है आपको वोल्टेज 1200। अब आपको कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। सिर्फ इस पे पूछा जा रहा है, ये वाला पे। तो इनको कितना मिलेगा। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो ये कैसे निकलेगा। तो आपको करना क्या, एग्ज़ाम में इनका रेशियो ले लेना है। 2 और 4 का रेशियो कितना होगा, 1:2। और 1:2 जो होगा उनको आप क्या करिएगा, इन्वर्स कर दीजिएगा, मतलब उल्टा कर दीजिएगा। क्योंकि सीरीज में तो आपको भी पता है कि कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, उल्टे जुड़ते हैं। तो
तो आपको करना क्या है, फिर से सुनिए सीरीज में। आप पहले 2 और 4 का क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो। तो आपको अनुपात आएंगे 1:2 आएगा, 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। अब देखो कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, तो आप देख रहे हो कि 1200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो 1200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है और किसका निकालना है, इसी का तो निकालना है कि ये वोल्टेज कितना लेगा। तो करना क्या है, इसको रख दीजिए और टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 2 और 1 को जोड़ लीजिए 3 और मल्टीपल कर दीजिए 1200 से टोटल वोल्टेज से और डिवाइड कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 400। अब ये 400 जो आया, ये यहाँ की 400 हो गया। अब ये 2 माइक्रोफैराड वाला का बोल रहा है, तो 2 से इनको मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 2 जा 800 इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना मिलेगा कि उनको 800, कितना मिलेगा 800 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को 5 वोल्ट तक चार्ज किया जाए तो उस पर चार्ज कितना होगा। यानी आप 10 माइक्रोफैराड इनको धारिता कितनी है, सी का वैल्यू है 10 माइक्रो का वैल्यू -6। तो फाइनली इसे कैलकुलेट करने पर कितना मिलेंगे आपको, 10⁻⁻⁵। अब चलो इसे कितना वोल्टेज दिया गया, भी दिया गया है आपको 2 नहीं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। आपसे मांगा जा रहा है चार्ज क्या होगा, तो Q बराबर CV होता है। अब C का मान कितना है, 5 है, C का मान 10⁻5 है। तो C भी Q बराबर C का मान है 10⁻कितना -5, भी का मान 5। तो ऑप्शन नंबर आपको C दिख रहा होगा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक शीशे के छड़ को एयर कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच डाला जाए तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियसली एयर पहले था, अब वहाँ पर शीशा को डाला गया। तो शीशा के तो εr 5 होता है, अर्थात εr को इंक्रीज किया गया, क्योंकि पहले εr 1 था, अब 5 कर दिया गया। और εr सी का समानुपाती होता है। अगर εr को इंक्रीज किया गया तो कैपेसिटी भी इंक्रीज करेंगे, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2 कैपेसिटर है आपके पास, प्रत्येक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड को पैरेलल में जोड़ दिया, और पैरेलल में तो डायरेक्ट ही जुड़ता है, तो 1 1 2 हो गया होगा, पक्का ये 2 हो गया होगा, क्योंकि सीरीज में जो पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो ये 2 हो गया। और इसके साथ 0.5 को सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ दिया तो ये उल्टे जुटेंगे, तो इन्हें जोड़ लीजिए। CP बराबर 1 × 2, तो 2 और मल्टीपल हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय, जोड़ दीजिए 2 + 2.5, तो 2 डेसिमल कितना हो जाएगा 5, ये और ये कैंसिल, और ये हो गया 10/25। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 0 कितना 4, तो 0.4 माइक्रोफैराड आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर होगा इनका। 21 में कहा जा रहा है कि धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की कैपेसिटी C1 C2 है, दोनों पर कुछ चार्ज दिया गया। यदि इसको संपर्क में कर लिया जाए, संपर्क में करके अलग कर दिया जाए, तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित Q1 Q2 बीच संबंध होगा। तो ध्यान रखें, जब आप किसी 2
कैपेसिटर या चालक जिसकी धारिता C1 C2 है उसको कुछ चार्ज दीजिएगा, पुनः संपर्क में लाकर अलग करिएगा तो उनकी कैपेसिटी और चार्ज आपस में इक्वल हो जाते हैं, अर्थात Q1/Q2 बराबर C1/C2 होता है। ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आपको फाउंडेशन क्लास में बता दिया गया है। तो आई होप कि सभी बातों को आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि क्या है और कैसे हो रहा है। 22 में सेम कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो 6 माइक्रोफैराड मिल गया। किस में जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। तो सीरीज में अगर जोड़ा तो 6 माइक्रोफैराड आया। यदि उन्हें पैरेलल में जोड़ दी जाए तो क्या होगा आंसर? तो पैरेलल के लिए आपको फार्मूला बताया था कि जब n कैपेसिटर गिवन हो तो पैरेलल के लिए सूत्र होता है CP बराबर NC, और यहाँ n का मान गिवन है, n का मान गिवन है कि समान धारिता के 3 कैपेसिटर को, तो n तो 3 है, बट क्या आपको C मालूम है? आपको C मालूम नहीं है। तो C मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें CS पे जाना होगा, और CS बराबर सूत्र होता है C/n। अब यहाँ पे CS का मान गिवन है, आप देख रहे हो कि 6 माइक्रोफैराड, तो CS का मान गिवन है तो आप रखिए, इसको कैंसिल करिए और यहाँ पे लिख दीजिए 6, और n का भी मान गिवन है। n का मान कितना गिवन है? तो n का मान गिवन है 3। तो यहाँ पे C बराबर आ जाएंगे, 3 को n से कैंसिल करिए तो गुना कर दीजिएगा, 6×3 18, अर्थात C का मान आपको मिल रहा है 18 माइक्रोफैराड। अब हमें क्या निकालना है? हमें CP निकालना है, और CP बराबर सूत्र NC होता है, n का मान 3 है और C तो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला कितना? 18, और जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे 54 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में देखिए, यदि कई कैपेसिटर उपलब्ध है आपके पास, उसके समूह में हाई कैपेसिटी प्राप्त करना है, तो हाई कैपेसिटी किस में होगा? जिसमें डायरेक्ट जुड़ता है। तो डायरेक्ट किस क्रम में जुड़ता है? आपको भी पता है कि कैपेसिटर्स पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है। पैरेलल में ही जोड़ने से आपको मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेंगे, सीरीज में जोड़ने पर आपको मिनिमम कैपेसिटी मिलेंगे। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चन को आप क्लियर समझ गए होंगे। 24 में कहा जा रहा है कि समान धारिता के n संधारित्र को पहले पैरेलल में जोड़ा। तो पहले समान धारिता जैसे ही बोलता है तो आपको फार्मूला पता होगा कि CP बराबर हमने बताया था NC होगा, और उसके बाद सीरीज में भी जोड़ा। तो सीरीज में जोड़ता है समान कैपेसिटी के कैपेसिटर को, तो सूत्र होता है C/n। अब आगे कहा जा रहा है कि दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात पहले पैरेलल वाला है, बाद में सीरीज वाला है, तो इन्हीं को आप CP/CS कर दीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। तो आप CNC डिवाइडेड बाय C/n होगा, और ये CC कैंसिल जब गुना करेंगे तो CP/CS आपका आएगा n², और यहाँ से आंसर हो जाएगा n²। तो n² अनुपात 1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आंसर n² भी आप लिख सकते हैं। 25 में कह रहा है भांडीग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर C थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं या C और B में कोई अंतर नहीं है। आपको याद रखना, भांडीग्राफ जनरेटर एक ऐसी मोस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कई लाख वोल्ट की विभवांतर को क्रिएट कर सकता है। अगर कोई पूछे आपसे भांडीग्राफ जनरेटर क्या है, तो इनका आंसर होगा कि भांडीग्राफ जनरेटर मोस्ट ऑफ वन ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिनकी हेल्प से कई लाख के विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 26 एक वियुक्त चालक के लिए आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है। तो इनका आपको चालक के लिए जो सूत्र होता है Q बराबर आप पढ़े होंगे CV। तो C बराबर सूत्र क्या होंगे Q/V। तो Q क्या है गिवन चार्ज है, Q क्या है गिवन चार्ज है, V क्या है विभवांतर है। तो यही तो ऑप्शन सही होगा ना। बच्चे कभी कभी समझते हैं कि Q मतलब नेट चार्ज हुआ, नहीं, गिवन चार्ज होता है जो आप प्लेट को चार्ज देते हो वो हो गया। अब बाय ये हुआ विभव नहीं है, ये विभवांतर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। 27 एक वियुक्त गोले की धारिता n है। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एक वियुक्त गोला होगा उसकी धारिता कितनी होगी n होगी, n गुनी बढ़ दी जाएगी। तो इसे भूगृत सकेंद्रीय अंदर में जो गोला है उनको भूमि से कनेक्ट कर दोगे तो इनकी त्रिज्याओं का जो रेशियो, गोला की त्रिज्या का रेशियो आएगा वो आएगा n/n-1। ये रेशियो आएगा जब आप किसी गोले की धारिता को n गुना बढ़ा करके उसे एक भूगृत सकेंद्रीय गोला से क्या करोगे घेर दोगे। मतलब ये अपना गोला है, इनके धारिता को n गुनी बढ़ा करके बाहर से गोला से बंद करके इस गोला को अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो रेशियो जो है गोला के रेडियस का होगा n/n-1। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे कॉपी में आप फाउंडेशन कॉपी में इनका डेरिवेशन कर दिए थे, उनको आप देख सकते हो। 28 में अर्थ का कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर के रूप में कितनी होती है। तो जब आप अर्थ का कैपेसिटी, अर्थ तो गोल है और गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है 4πε0 r। इसी में इनका मान होता है 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीपल 6.4 × 10⁻6। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 711 अप्रोक्सीमेटली में 11 माइक्रोफैराड। अर्थात पृथ्वी की जो कैपेसिटी होती है वो 711 माइक्रोफैराड होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इनका। अगर मून की कैपेसिटी पूछ ली जाए तो आपको 217 या 183 माइक्रोफैराड लगाना ठीक है, क्योंकि उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उनकी भी रेडियस अगर गिवन है तो उनकी कैपेसिटी आसानी से निकाला जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई वायर है उसकी लंबाई को आप दोगुना करेंगे तो उसकी प्रतिरोध क्या होगी। तो प्रतिरोध जो होती है रेसिस्टेंस वो लंबाई का समानुपाती होता है, क्योंकि प्रतिरोध 3-4 बातों पे डिपेंड करती है जो आप जानते होंगे। प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती, प्रतिरोध CS एरिया का उल्टा समानुपाती यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का दिए हुए तार के CS एरिया का उल्टा समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम इतना ही टर्म से बात करेंगे 2 ही पॉइंट पे। तो इससे एक समीकरण बन के आएगा R समानुपाती L/A, और R बराबर समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म रो आएगा, रो L/A। अब फार्मूला R बराबर हो गया रो L/A। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई को दोगुना करेंगे, अर्थात L को कै गुना कर दिया होगा, L को कर दिया 2 गुना। तो इनको आप कर दीजिए 2L। जैसे लंबाई को आप दोगुना करोगे एरिया हाफ हो जाएगा। ये सब तो 10th क्लास की ही बात है, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी। एक तार को खींच के उनकी लंबाई मान लो पहले इतना मोटा था, अब खींच के इनको इतना बड़ा करोगे तो एरिया ऑब्वियसली इनकी आधा हो जाएगी, क्योंकि लंबाई को आपने 2L कर दिया तो एरिया A/2 हो जाएंगे। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल R बराबर सूत्र आएंगे। R बराबर फाइनली आएगा R बराबर रो L/A × 4। दोगुना क्या है ना, तो दोगुना किया तो कितना है, ये उलट के गुना होंगे 4। तो ये तो पहले
का प्रतिरोध है ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाला प्रतिरोध है, तो ये ओल्ड वाला प्रतिरोध की जगह ओल्ड वाला प्रतिरोध रख दीजिए R डैश। तो 4 मल्टीपल, तो ये क्या गुना हो रहा है, 4 गुना आंसर हो रहा है, 4 गुना आंसर हो गया 4 गुना। तो लंबाई को 2 गुना करने से 4 गुना प्रतिरोध हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित अर्थात ड्रिफ्टिंग होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति ड्रिफ्टिंग होती है, ना समरूप होती है, ना ही त्वरित होती है, ना ही मंदित होती है। क्या होती है, अपसरित अर्थात ड्रिफ्टिंग में होती है। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे। नेक्स्ट डे हम आपको 31 से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।